दोस्त आज हम चर्चा करेंगे वह उन सारी भर्तियों की जिसमें कि हमारे लिए डॉक्यूमेंट डोमिसाइल लगाने पड़ते हैं। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का लगाना है या स्टेट का लगाना है, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल, मोबाइल नंबर, आखिर वह सारे फैक्ट जो कि आपको प्रत्येक भर्ती में अप्लाई करने हैं। मात्र 8 पॉइंट्स हैं, मैं उनके बारे में रूबरू कराता हूं। आपको कभी भी कोई भी फॉर्म में मिस्टेक नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी पॉइंट, अगर आपके हाई स्कूल या इंटर में कोई एक मीनिंग या एक शब्द या एक अक्षर छूट जा रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, चाहे आपके आधार कार्ड में मिसमैच हो रहा हो, चाहे मूल निवास में, चाहे जाति प्रमाण पत्र में, किसी में भी, उसके लिए आप एक अपना तहसील जाइए और वहां जाकर एक शपथ पत्र बनवाइए तहसीलदार द्वारा, जिसमें आपका क्लियर मेंशन कर रखा हो कि सर मेरे पिता के नाम में या मेरी माँ के नाम में या मेरे स्वयं के नाम में इसके स्थान पर इसका यूज हो गया है, जो कि जिसमें मेरी मिस्टेक नहीं थी। वहां से आधार कार्ड में या पैन कार्ड में किसी में भी कोई भी दिक्कत हो गई है तो आप एक शपथ पत्र जरूर बनवाएं। उसको भी अपने साथ DBPST पर साथ लेकर जाएं, जिससे कि आपका मिसमैच नेम जो है वह श्योर कंप्लीट हो जाए और आपको ट्रू साबित कर दिया जाए। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। सबसे पहला, आपके पास आधार कार्ड। किसी भी भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका फॉर्म अप्लाई होगा, आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर। आपका एक पर्सनल सिग्नेचर, जो कि आपको प्रत्येक फॉर्म में एक ही सिग्नेचर अप्लाई करना है, वह आपके पास एक सिग्नेचर होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी इसमें बहुत मायने रखती है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, SSC GD का फॉर्म अप्लाई किया, इसमें कोई और ईमेल लगा दिया आपने। यूपी पुलिस का अप्लाई किया, उसमें कोई और ईमेल लगा दी। किसी बैंक का अप्लाई किया, SBI का कर दिया, या फिर आपने लेखपाल का कर दिया। तमाम वैकेंसीज हैं, आपने सब में अलग अलग ईमेल आईडी लगा दी। उससे घाटा क्या है? उससे आपको सबसे बड़ा घाटा है क्योंकि आप सभी ईमेल्स को खोलकर तो बार बार नहीं देख सकते। इसलिए आपकी एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि जितने भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे सभी में एक ही ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, आपने जब आपने किसी एग्जाम के लिए या किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया, मेल पर आपका एक OTP भी सेंड होता है। और आपके लिए अगर आपने जब हम फाइनल भर्ती हमारा नंबर आ जाता है, हम DBPST कराने जाते हैं, जो हमने फॉर्म फिलअप किया था वह फॉर्म हमारे पास नहीं है, तब हम क्या करें? उस समय आपके लिए ईमेल आईडी का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR, जितना भी सब कुछ होता है वह सब दे रखा होता है। आपके जब भी फिजिकल होगा, कुछ भी होगा, आपके लिए ईमेल पर एक आपके लिए मेल आ जाएगा, आप उसके माध्यम से जा सकते हैं। चौथा नंबर, आपसे जो पढ़ाई के क्षेत्र में आपसे पूछा जा रहा है, किसी एग्जाम में 10th, किसी में 12th, किसी में ग्रेजुएशन, किसी में डिप्लोमा, तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम जिस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं क्या उसमें कोई डिप्लोमा मांगा जा रहा है। अगर हाँ, तो आपके पास वह डिप्लोमा होना बेहद जरूरी है, जब भी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। हाई स्कूल से है तो हाई स्कूल लगा सकते हैं, इंटर से है तो इंटर, ग्रेजुएशन से है तो ग्रेजुएशन। पांचवा पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, जाति प्रमाण पत्र। अभी जो RPF के फॉर्म अप्लाई हुए थे उसमें बहुत से स्टूडेंट्सों ने कास्ट सर्टिफिकेट में किसी ने सेंट्रल का लगा दिया है, किसी ने अपना यूपी गवर्नमेंट, झारखंड, गुजरात, अर्थात जो आपने लगाए हैं, किसी ने राज्य का लगा दिया, किसी ने सेंट्रल का लगा दिया, सबने अलग अलग लगा रखे थे। उसमें बाद में फिर कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैंने जो है अपना राज्य स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लगा दिया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो उनके लिए कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। किसी भी भर्ती में आपका राज्य का अमान्य हो सकता है, लेकिन सेंट्रल का अमान्य नहीं होगा, वह अलग रहा।
कि आप कोई सेंट्रल अपने राज्य की भर्ती स्टेट की देख रहे हैं तो आपने स्टेट का लगा दिया। मैं कहना चाहूंगा आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट भी होना बेहद जरूरी है। इससे आपको ही फायदा होने वाला है, कोई घाटा नहीं है। मूल निवास में भी कंफ्यूजन रहता है। बहुत से जो है डीएम का बनवा लेते हैं, बहुत से एसडीएम द्वारा जो प्रमाणित किया रहता है। मूल निवास भी दो हैं। इनमें आपके लिए जो मोहर होनी चाहिए दोनों की होनी चाहिए, डीएम साहब की भी और एसडीएम साहब की भी आपके मूल निवास पर आपकी मोहर होनी चाहिए, जो कि आपका सेंट्रल में भी मान्य होगा और स्टेट में भी मान्य होगा। सातवां जो पॉइंट है वो है फोटो। आपका फोटो जो बैकग्राउंड है वह बैकग्राउंड नॉर्मल होना चाहिए, कलर्ड नहीं होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए और आप जिस भर्ती में आप एक फोटोज लगा रहे हैं उसी का फोटोज आपके पास कम से कम 2 बाद में अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि जब आपका नंबर आ जाए उस समय उन्हीं फोटोज एंड सिग्नेचर को अपलोड कर सके। तो मेरे दोस्त, यह सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना बेहद जरूरी है किसी भी भर्ती को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब आपका जो मेन पॉइंट था वह मैंने सारे डाउट आपके खत्म कर दिए हैं। इससे अलग कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।